हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण अध्याय समास पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप भली भांति समास को जान रहे होंगे। यहाँ हमारा कोशिश होगा कि आसान से आसान भाषा में और कम से कम शब्दों में आपके लिए एक सारगर्भित और एक वैध परिभाषा हम बनाने का प्रयास करें, और हम कोशिश करें कि समाज से संबंधित जो जो भी समस्याएं आपके सामने आती है उस समस्याओं का निराकरण आज हम करें। और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको हम जितना परिभाषा बताएंगे वो याद हो जाएगा। ये हमारा चैलेंज है दोस्तों। तो आइए आज हम बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना भी इजी से इजी तरीका है उसमें हम आपको हिंदी व्याकरण समझा सके। हिंदी व्याकरण के बाद हम और भी विषयों पर बात करने वाले हैं जो कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं समास। पहली बात, समास का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों संक्षेपण करना, संक्षिप्त करना। और आप ये बात जान रहे संक्षेपण क्या होता है। दो या दो से अधिक पद है उसको जोड़कर एक करना। मोटे अर्थों में ये याद रखना है कि दो या दो से अधिक पद को जब एक किया जाता है तो उसे समास कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है, इन पदों या शब्दों के बीच जो विभक्ति चिन्ह या जो भी शब्द होता है उसका लोप होता है। क्योंकि जब तक आप बीच के शब्दों का लोप नहीं करेंगे तब तक वो शब्द जुड़ेगा नहीं। अब जैसे बोलते हैं राम राजा की बेटी या राजा की पुत्री, तो यहां तीन शब्द है। एक चीज आप समझिए, यहां क्या है, जैसे हम बोलते हैं राजा की पुत्री, यह तीन शब्द है। एक राजा हो गया, दूसरा की हो गया, तीसरी पुत्री है। समास क्या करता है, इन तीनों शब्द को जोड़कर एक शब्द, एक नया शब्द बनाता है और वो होता है राजपुत्री। ठीक है। अब यहां आप देख रहे हैं क्या कर रहा है कि बीच वाला जो की है इसको हटाना पड़ रहा है, तभी वो राजपुत्री हो रहा। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रहा है। जैसे राजा में आपका माता जो है वो हट गया है, पुत्री पूरी रह गई है। तो समास का यही काम है, संक्षेपण करना, दो बिखरे या दो से अधिक बिखरे शब्दों को एक करना। ठीक है, इतना समझ गए। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें समास की परिभाषा बनानी है जो सारगर्भित हो। तो पहली चीजें हमने क्या सीखा दोस्तों कि समास का काम क्या है। पहला चीजें हमने क्या देखा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, देख लिया आपने। संक्षेपण करना। ठीक है, ये है इनका शाब्दिक अर्थ। अब हम इनकी परिभाषा बनाते हैं और आपने एक उदाहरण से भी देखा, उस उदाहरण को ध्यान में रखिए, उसके आधार पे हम इनकी परिभाषा बनाते हैं। ठीक है। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के शब्द को छोड़कर एक हो जाता है उसे समास कहा जाता है। इतनी बातें अगर आप लिख दें
तो आपकी परिभाषा हो जाती है। आप अपनी सुविधानुसार अपनी परिभाषा को बढ़ाएंगे। आप चाहे तो समास की परिभाषा में आप ये ऐड कर सकते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण करना, और आगे आप लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के शब्द को छोड़कर एक हो जाता है उसे समास कहा जाता है। इतनी सी बातें आपकी समास की परिभाषा को पूर्ण करता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी परिभाषा को थोड़ा जो है कि विशिष्ट बनाना है, औरों की परिभाषा से अच्छी बनाना है। तो आप और भी इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। वो क्या लिखना है दोस्तों, देखिए, समास से बने पद को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। कई चीजें आपने देखा, समास क्या है, आपसे कई बातें पूछा जा सकता है। समास क्या है, या समस्त पद क्या है, या सामासिक पद क्या है। तो इन चीजों को आप गौर करेंगे और ध्यान में रखेंगे। समास क्या है, दो या अधिक पद। अब शब्द और पद में अंतर है, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे हम बात करेंगे। फिलहाल समास में हम बात कर रहे हैं। दो या दो से अधिक पद अपने बीच के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच के शब्दों को छोड़कर या अपने बीच के अव्यय को छोड़कर, कुछ भी हो, उसे छोड़कर जब एक हो जाता है उसे समास कहा जाता है। यह क्रिया समास कहलाती है। और समास के कारण जो शब्द बनते हैं, जैसे राजा की पुत्री बराबर राजपुत्री, तो इनको राजपुत्री जो है वो सामासिक पद है या समस्त पद है। इस तरह आप समास के दो और नाम जान गए, सामासिक पद या समस्त पद। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, जैसे अभी आपने उदाहरण देखा था, राजा की पुत्री क्या हो गया, राजपुत्री। राजा का प्रसाद, या प्रसाद मतलब महल, राज प्रसाद, ठीक है। गंगा का पुत्र, गंगा पुत्र इत्यादि है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि समास क्या है समझने में कोई डाउट नहीं हुआ होगा और न कोई परेशानी हुई होगी। फिर भी अगर आपको समास की परिभाषा याद करने में परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को 2-4 बार देखें, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे, हम आगे बात करते हैं। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम समास के भेद पे बात करते हैं। तो इसमें बिना झिझक के आपको बता देना है कि समास के 7 भेद होते हैं। कारक पे याद रखिए, कारक के कितने भेद हैं आप जान रहे हैं। कारक के 8 भेद हो रहे हैं, समास के 7 भेद हो रहे हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम समास के 7 भेद पे हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, समास के 7 भेद होते हैं। नाम अच्छी तरह याद रख लेना है। अव्ययी भाव समास। दूसरा नंबर तत्पुरुष समास। तीसरा द्विगु समास।
द्वंद्व समास। पांचवा, कर्मधारय समास। छठा, बहुव्रीहि समास। और सातवां है नए समास। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको करना क्या है कि इनका सही सही जो है कि उच्चारण के साथ आपको उच्चारण करना है। फिर इसको सही से लिखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण में जो नंबर करते हैं वो कई वजहों से करते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास देख रहे हैं, तत्पुरुष समास को हर्षु का मूर्धन्य से होता है, द्विगु समास को हर्षु का होता है। उसी तरह द्वंद्व समास दौव संयुक्त, फिर इधर भी दौव संयुक्त है, कर्मधारय। और गलती होता है अक्सर लिखने में बहुव्रीहि समास में। आप देखिए बहु का वर संयुक्त दीर्घई का हर्षी का बहुव्रीहि। और है सातवां है नई समास, नौ आधा यो में हलंती आपको देना ही देना। तो ये है महत्वपूर्ण जो है कि जगह जहां से हमारा मार्क्स कटता है और एग्जामिनर हमें टॉर्चर करता है। तो इस तरह सातों आपको याद रखना कोई बहुत भारी नहीं है दोस्तों, आराम से याद हो जाएगा। आप 2-4 बार इनको पढ़िए, याद हो जाएगा। अब हम आगे बात करते कोशिश करेंगे कि इनकी एक आसान सी परिभाषा, और हम ट्रिक बताएंगे दोस्तों कि कैसे इनकी परिभाषा बनती है। तो आइए हम पहले ट्रिक पर जो है कि भेद पे हम बात कर लें, अव्ययी भाव समास पे। अव्ययी भाव समास पे इसकी हम एक सूत्र बताते हैं। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको आराम से वो सूत्र याद हो जाएगा। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार आप उनको रिपीट करेंगे, हमें उम्मीद है कि आपको पूरी परिभाषा याद हो जाएगी। देखिए, इनका एक सूत्र है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास। इनमें पूरी अव्ययी भाव समास की परिभाषा समाहित है। एक बार और, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समास। संस्कृत में वही होता है, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समास। ठीक है, हम इसी को ध्यान में रखते हुए अव्ययी भाव समास की परिभाषा बनाएंगे। इसमें यह सूत्र में कह रहा है कि वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इतनी सी बात अव्ययी भाव समास को परिभाषित करता है, लेकिन हम और भी तरीके से जो है कि अपने जो है कि परिभाषा को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल तो हम इनका व्याख्या करते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ये हो गया इस सूत्र की व्याख्या हिंदी में। आप इतनी बातें लिख दीजिए, आपके अव्ययी भाव समास की परिभाषा होगी। लेकिन आपको और भी बातें याद रखना है, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में आपको शॉर्टकट से काम नहीं चलाना है, बल्कि आपको थोड़ा विशेष जानकारी रखना है। और वो ये है कि देखिए, इस नाम में आपको एक चीज दिख रहा होगा, अव्यय।
नाम में शुरू में क्या है, अव्यय। इसका मतलब है यह समास जो है एक अव्यय के रूप में है। चूंकि पूर्व पद प्रधान हो रहा है तो इसमें पूरे शब्द का जो लिंग निर्णय होता है वह पूर्व पद के आधार पर होता है। उन दोनों में अगर पहला पद पुल्लिंग है तो पूरे शब्द का लिंग पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। और इससे इस समास से बने शब्द जो है वह अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अव्यय होते हैं। और बात इसके साथ ही वह क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। देखिए, इस समास से बने शब्द अव्यय होते हैं तथा पूरा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। ये चीजें आपको अव्ययी भाव समास में निश्चित रूप से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इस समास से बने शब्द अव्यय होते हैं और इससे बने शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहां तक आपको अपनी परिभाषा में बताना है। एक बात और दोस्तों, समास की एक खासियत है कि कोई भी शब्द निश्चित रूप से किसी भी जो है कि समास का उदाहरण वह नहीं होता है। उसकी जैसे आप व्याख्या करेंगे उस व्याख्या के आधार पर वो समास का निर्धारण करता है। आइए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या करते हैं कि कोई भी शब्द अव्ययी भाव समास का कब माना जाएगा। अब जैसे देखिए, आप जैसे एक चीज तो आपने देख लिया कि अव्ययी भाव समास में क्या है, वह शब्द अव्यय होगा और क्रिया विशेषण होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। जैसे आजन्म बोलते हैं, आजन्म, उसका जो है आजन्म जो है कि अव्ययी भाव समास तब होगा जब हम बोल देते हैं जन्म तक बराबर आजन्म। ठीक है। अब जैसे शक्ति के अनुसार यथा शक्ति, और जैसे बोलते हैं बिना मोल का अनमोल इत्यादि। इस तरह दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अव्ययी भाव समास समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एक बार फिर से, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है तथा जो पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तथा दे सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, इस समास से बने शब्द अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अव्यय होते हैं तथा इससे बने शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथासाध्य, अनमोल, प्रतिदिन, प्रत्येक इत्यादि। ठीक है। और वो चीजें तब आप लिखेंगे जब आप उदाहरण से उनका व्याख्या करके समझा देंगे। जैसे जन्म तक आजन्म, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। यथाशक्ति इसलिए अव्ययी भाव समास हो गया कि उनकी व्याख्या हमने इस तरह की है। अनमोल इसलिए
अब ये भाव समास हो गया क्योंकि उसे हमने व्याख्या किया है बिना मूल के। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपसे निवेदन है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बात करेंगे।